हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई MMPS। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कैसे होता है वहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों को जानना है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का जो फोटो बनता है उस फोटो को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई इंसान अगर दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में उसकी तस्वीर नज़र आती है, उसका फ़ोटो नज़र आता है, तो वो फ़ोटो या वो तस्वीर उस इंसान का प्रतिबिंब कहलाता है और वो इंसान उस प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहलाता है। तो प्रतिबिंब होता क्या है? विज्ञान की भाषा में इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दो भाग है। पहला भाग कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटे, और दूसरा भाग परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। तो दोनों भाग को हम लोग अलग अलग समझेंगे। आइए इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। जानते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ ये एक दर्पण रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप लोग कि एक यह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई है। इस दर्पण के बारे में इसी वीडियो में हम लोग पूरी तरह डिटेल से जानेंगे कि ये दर्पण एक जिसकी परावर्तक सतह अंदर धसी हुई है और एक ये भी एक दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में पूरी तरह डिटेल से जानेंगे। अभी फ़िलहाल मान लीजिए कि एक दर्पण यहाँ रखा हुआ है और इस दर्पण के सामने एक यहाँ पे बिंदु स्रोत है या कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, कोई भी जो बिंदु हो या कोई वस्तु स्रोत रखा हुआ है या बिंदु स्रोत कह लीजिए इसको या कोई वस्तु कह लीजिए, तो इससे प्रकाश की करोड़ों किरणें निकलती है। प्रकाश की बहुत सारी ढेर सारी किरणें इसकी निकलती हैं। प्रकाश की ढेर सारी किरणें इस बिंदु से निकलती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से भी ढेर सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो इसमें से एक प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण पर पड़ी और दर्पण पर जब यह पड़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो उसका परावर्तन होता है। तो उसी तरह यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी और इसका परावर्तन यहाँ से हो गया। दूसरी किरण यहाँ से दर्पण पर पड़ी और इसका परावर्तन यहाँ से हो गया। तो ये जो परावर्तित किरण है यानी परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे, ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। तो ये बिंदु जो है इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बना। ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में हम लोग देखते हैं। पहले भाग में था कि दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे, और दूसरे भाग में कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उस भाग को हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये एक दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ी और उसका परावर्तन ऐसे हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी और इसका परावर्तन ऐसे हो गया। अब देखिए, इसको इधर का नहीं, यहाँ से इधर वाले भाग को समझिए। अगर इस किरण को इधर बढ़ाया जाए और इस किरण को इधर बढ़ाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। तो एक इंसान ने अपनी आंख यहाँ लगा कर देखा तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये परावर्तित किरण जो है ये दर्पण के पीछे से आ रही है। किसी आदमी ने अपनी आंख को यहाँ लगा कर देखा, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि परावर्तित किरण दर्पण के पीछे से कहीं से आ रही है। तो इसने कल्पना किया कि ये किरण दर्पण के पीछे से इधर से आ रही है। इसने कल्पना किया कि ये जो किरण है ये दर्पण के पीछे से कहीं से आ रही है। तो कल्पना में इस किरण को बढ़ाया गया इधर, कल्पना में इस किरण को बढ़ाया गया इधर। तो कल्पना किया गया कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही होगी। तो इसको लगा कि इस बिंदु से ये किरण आ रही है, इसको लगा
कि इस बिंदु से ये किरण आ रही है, तो यही जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए इस चीज को। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे, उस बिंदु को इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। या दूसरा भाग था, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। तो इस आधार पे प्रतिबिंब के दो प्रकार हो सकते हैं। अपना दिमाग भी हम लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब को अगर इस आधार पे बांटा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। तो लोगों ने वैसा ही किया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया लोगों ने, और देखा क्या, पहले देखा कि वास्तव में कहीं पे एक जगह काट रही है, और दूसरे में देखा कि नहीं, कहीं कल्पना में कहीं पर एक दूसरे को काट रही है, और जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। जब किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं तो उसका नाम दे दिया वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात कल्पना में एक दूसरे को काट रही है, तो उसका नाम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब रख दिया। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताएं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनवाना हो तो उस वस्तु से निकलने वाली ऐसी दो प्रकाश की किरणों को लेंगे जिसका हमको पता हो कि परावर्तन के बाद वह कहां से जाएगी। यहाँ एक समतल दर्पण रखा हुआ है जिसके एक भाग को रंग दिया गया है और दूसरा वाला भाग इसकी परावर्तक सतह है। तो इस सतह के सामने एक वस्तु यहाँ रखी हुई है, इससे एक किरण आई, एक प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर पड़ी। तो इसका परावर्तन कैसे होगा? तो जितना डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बनाकर किरण आती है, उतना ही डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बनाकर परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ से एक किरण आई और ऐसे परावर्तन हो गया उसका। और दूसरी वैसी किरण हम लेंगे जिसके बारे में हमको पता हो कि उसका परावर्तन कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो एक किरण हम यहाँ से लेंगे जो समतल दर्पण पर लंबवत आकर पड़ी। जानते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है। जिस पथ पर वो आती है उसी पथ पर लौटकर चली जाती है। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण यहाँ आई और इसका परावर्तन इधर हो गया, एक प्रकाश की किरण यहाँ आई और इसका परावर्तन ऐसे हो गया। अब इस दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। एक आदमी अपनी आंख यहाँ लगा कर देखा, उसको प्रतीत हुआ परावर्तित किरण दर्पण के पीछे से आ रही है। एक आदमी अपनी आंख यहाँ लगाकर देखा, उसको प्रतीत हुआ परावर्तित किरण दर्पण के पीछे से आ रही है। तो कल्पना में इस किरण को इधर बढ़ाया गया और कल्पना में ही इस किरण को इधर बढ़ाया गया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कल्पना में कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही होगी। तो इस बिंदु का यही प्रतिबिंब बना। ये एक तरीका हो गया
किताब में एक तरीके से समझाया हुआ है, एक तरीका और हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि अगर दूसरी किरण अगर हम लंबवत ना लें, दोनों किरण को एक जैसे ही लें, तो क्या उसके प्रतिबिंब का निर्माण वैसे ही होगा जैसे लंबवत लेने पर हुआ था। तो यहाँ देखते हैं, यह एक समतल दर्पण है और इसके सामने एक वस्तु यहाँ रखी हुई है। इससे एक परावर्तित किरण यहाँ आई, इससे एक आपतित किरण आई और दर्पण पर पड़ने के बाद यहाँ से परावर्तित हो गई। फिर इससे भी एक प्रकाश की किरण आई और दर्पण से परावर्तन के बाद इधर से चली गई। अब इस दोनों किरण को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रही है। तो कल्पना किया गया, किसी ने अपनी आंख यहाँ लगा कर देखा तो उसको प्रतीत हुआ कि दर्पण के पीछे से आ रही है ये किरण। किसी ने अपनी आंख को यहाँ लगा कर देखा, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि दर्पण के पीछे से ये किरण आ रही है। और ये दोनों किरण को जब कल्पना में बढ़ाया गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। यहाँ देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा जाए यहाँ, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अब देखिए, दिमाग लगाइए, अब इसकी विशेषता हम लोग जानेंगे कि क्या विशेषता है भाई। समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब का निर्माण कराया जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या उसकी खूबी होती है। प्रतिबिंब कहाँ बना? कल्पना में बना। तो जब कल्पना में प्रतिबिंब बने तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा यहाँ पे? तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। दूसरी चीज़ देख लीजिए, पहले ये समझिए कि दर्पण का पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा कौन सा होता है। तो परावर्तक सतह जिस ओर हो वह आगे का भाग होता है और जिस तरफ रंगा हुआ हो वह पीछे का भाग होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई? तो रंगे हुए हिस्से की तरफ बन रहा है। इसका मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये दो चीज़ तो हम लोग समझ लिए। अब देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा, दर्पण से जितना आगे वस्तु रखी हुई है दर्पण से उतना ही पीछे प्रतिबिंब भी बन रहा है। तीसरी विशेषता है वो हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो। अर्थात इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, वो दोनों बराबर होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी कहाँ से? तो दर्पण से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी उतनी ही दूरी दर्पण से वस्तु की होगी। तो वही चीज़ है यहाँ कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब देखते हैं, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब आकार, या प्रतिबिंब का आकार भी लिख सकते हैं इसको। वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो इस दोनों को हम समझते हैं कि पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो दाहिना वाला भाग है वो उसमें बायां वाला दिखलाता है और जो हमारा बायां वाला भाग है उसमें दायां वाला दिखलाता है। तो ये दाहिना को बायां दिखलाना और बायां को दाहिना दिखलाना, यही पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है। यह दर्पण का नेचर है, वो नेचुरली ऐसा होता है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और वस्तु की अपेक्षा सीधा का मतलब क्या होता है? तो अगर हम सीधे खड़े हुए हैं, इस तरह से खड़े हुए हैं, पैर हमारा नीचे है और सर ऊपर है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें भी पैर नीचे होगा और सर ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि उसमें सर नीचे हो और पैर ऊपर बन जाए। तो इसी को बोलते हैं कि वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण
इंग्लिश में इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो कैसा खोखला गोला? ऐसा खोखला गोला जिसकी सतहों को या जिसकी सतह को परावर्तक बनाया जा सके। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ एक खोखला गोला रखा हुआ है। मान लीजिए कि यह कांच का एक खोखला गोला है। इसके एक भाग को यहाँ से काट कर उठाकर यहाँ डाल दिया गया। इसके एक हिस्से को रचित कर दिया गया यानी रंग दिया गया। तो देखा गया क्या कि इसकी उभरी हुई सतह जो है यह एक परावर्तक सतह बन गई। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, यहाँ से काटकर इसके इस हिस्से को उठाकर यहाँ डाला गया और जो उभरा हुआ भाग था उसको रचित कर दिया गया यानी रंग दिया गया। तो देखा गया कि अंदर की तरफ जो धसी हुई सतह है वो इसकी परावर्तक सतह बन गई। तो अब देखिए यहाँ पे खोखले गोले को काट कर जब बनाया गया तो दो तरह का गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ। एक गोलीय दर्पण ऐसा जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है और एक गोलीय दर्पण ऐसा जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई है। लोगों ने क्या किया, परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया। एक ऐसा भाग जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई है और एक ऐसा भाग जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है। तो उस दो भागों का नाम लोगों ने रख दिया। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है उसका नाम लोगों ने रख दिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई है उसका नाम रख दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखिए लोगों ने इसको बांट दिया, किस आधार पर बांटा? तो परावर्तक सतह के आधार पर बांटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण के प्रकार। तो हम इसको लिखेंगे, अगर सवाल पूछे कि परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा दीजिए, तो जवाब देंगे कि परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो उस गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा अगर देनी हो तो हम इस प्रकार दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, या इस प्रकार दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण ऐसे खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी सतह परावर्तक हो। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पहले हम लोग जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद कौन कौन से हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। पहला है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं और इसको कैपिटल P द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको कैपिटल C द्वारा निरूपित किया जाता है। तीसरा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चौथा है वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको कैपिटल R द्वारा निरूपित किया जाता है। एक पद है फोकस। इसको इंग्लिश में फोकस ही बोलते हैं और इसको कैपिटल F द्वारा निरूपित किया जाता है। एक पद है फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको स्मॉल f द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया और यहाँ पे ये उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ध्रुव के बारे में कि ध्रुव किसको कहते हैं। तो दर्पण का जो मध्य भाग होता है, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं और इसको कैपिटल P द्वारा निरूपित किया जाता है।
दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं और इसको कैपिटल P द्वारा निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो देखिए, वक्रता केंद्र, ये दर्पण जो है ये किसी खोखले गोले का एक भाग है। दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है और उस खोखले गोले का कोई न कोई केंद्र होगा। उस खोखले गोले का जो केंद्र है उसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको कैपिटल C द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो हम कैसे देंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला है हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे ही लिखेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले की त्रिज्या को, यहाँ देखिए, यहाँ यह एक खोखला गोला है और यह इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे कम दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ उठा लीजिए, मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा दर्पण है। तो क्या हुआ कि इस खोखले गोले का त्रिज्या कौन सा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस खोखले गोले की त्रिज्या हुई। तो वही चीज़ है यहाँ कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की सबसे कम दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे कम दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सबसे कम दूरी है। अर्थात अगर हम इस तरह से दूरी नापें तो ज़्यादा होगी, चाहे इस तरह से करके दूरी नापें तो ज़्यादा होगी। तो सबसे कम दूरी कौन, जो ये सरल रेखा है, यहाँ से ये जो सरल रेखा है यही सबसे कम दूरी होगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की सबसे कम दूरी को, चाहे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दूसरी तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिए, ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष और उसके बाद वक्रता त्रिज्या, ये चारों जो है ये दोनों के लिए सेम है। अवतल दर्पण के लिए भी इसकी परिभाषा वही होगी जो उत्तल दर्पण के लिए होगी, लेकिन फोकस जो है ये इसकी परिभाषा, फोकस की परिभाषा अवतल दर्पण के लिए अलग हो जाएगी और उत्तल दर्पण के लिए अलग हो जाएगी। उत्तल दर्पण जो है ये भी किसी खोखले गोले का एक भाग है, तो उस खोखले गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे और ये जो दर्पण का मध्य भाग है इसको हम ध्रुव कहेंगे। और उस खोखले गोले, जिस खोखले गोले का ये दर्पण हिस्सा है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। या यहाँ भी वही चीज़ हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की न्यूनतम दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चारों चीज़ जो है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए इसकी परिभाषा सेम हो गई। अब हम लोग देखते हैं फोकस को, इसको मिटा देते हैं, फोकस को देखते हैं। तो फोकस को जानने के लिए लोगों ने एक प्रयोग किया। पहले लोगों ने एक प्रयोग किया, उसके बाद तब फोकस का निर्माण हुआ। कैसे, आइए हम लोग भी एक प्रयोग करके देखते हैं। ये क्या है, ये प्रधान अक्ष है। तो एक आदमी इस प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को लिया, दर्पण पर डाला, तो उसने देखा कि उसका परावर्तन यहाँ से हुआ और ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटी।
दूसरे आदमी ने एक और प्रकाश की किरण लिया, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर लिया, दर्पण पर डाला, देखा कि उसका परावर्तन हुआ और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को उसी बिंदु पर काट रही है जिस बिंदु पर यह परावर्तित किरण काट रही थी। एक और आदमी ने लिया और उसने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे डालते हैं। तो उसने मुख्य अक्ष के नीचे से एक प्रकाश की किरण ऐसा लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर है। उसने प्रकाश की किरण को दर्पण पर डाला, परावर्तन के बाद उसने देखा कि परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को उसी बिंदु पर काट रही है जिस बिंदु पर यह परावर्तित किरण और यह परावर्तित किरण काट रही थी। अब एक और आदमी, चौथे आदमी ने एक और किरण लिया मुख्य अक्ष के समांतर, उसने भी दर्पण पर प्रकाश की किरण को डाला। उसने भी यही देखा, क्या देखा कि दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को उसी बिंदु पर काट रही है जिस बिंदु पर ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण काट रही थी। तो ये एक अजीब सा इत्तेफाक हो गया भाई कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें ली गई वो सब मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रही है। कब? दर्पण से परावर्तन के बाद। तो लोगों ने सोचा कि यह एक खास बिंदु है। क्यों? क्योंकि दर्पण से परावर्तन के बाद सारी परावर्तित किरणें इसी बिंदु से होकर जा रही है। इसका मतलब कि यह एक खास बिंदु हो गया और लोगों ने इस बिंदु का नाम रख दिया फोकस। उसी को हम फोकस कहते हैं और उसको कैपिटल F द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में भी लोगों ने प्रयोग किया। उत्तल दर्पण में क्या किया लोगों ने कि प्रकाश की किरण किधर से डालेंगे? जिस तरफ से परावर्तक सतह होगी उधर से प्रकाश की किरण डालेंगे। तो मुख्य अक्ष को लोगों ने इधर बढ़ा दिया। अब क्या किया, एक आदमी प्रकाश की किरण एक लिया और मुख्य अक्ष के समांतर डाला, देखा कि यहाँ से परावर्तन हो गया। दूसरे आदमी ने एक प्रकाश की किरण लिया, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ डाला, तो देखा इसका परावर्तन यहाँ से हो गया। फिर तीसरे आदमी ने यहाँ एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लिया, यहाँ डाला, तो देखा यहाँ से परावर्तन हो गया उसका। फिर चौथे आदमी ने एक प्रकाश की किरण लिया, उसने यहाँ डाला, तो देखा कि उसका परावर्तन यहाँ से हो गया। अब देखिए भाई, इस सब किरणों को अगर इधर बढ़ाया जाए तो कहीं पे यह किरण एक दूसरे को काट नहीं रही है, न ही मुख्य अक्ष से कहीं टच हो रही है। तो लोगों ने अपनी आंखों को यहाँ लगाकर देखा तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये किरण यहाँ से आ रही है। यहाँ आंख लगाकर देखा तो उसको प्रतीत हुआ ये किरण यहाँ से आ रही है। यहाँ पे अपनी आंख को लगाकर देखा तो उसको प्रतीत हुआ कि यह किरण यहाँ से आ रही है। यहाँ अपनी आंखों को लगाकर देखा तो इसको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह किरण यहाँ से आ रही है। तो लोगों ने सोचा कि अरे भाई, ये तो एक ख़ास बिंदु है जहाँ से प्रतीत हो रहा है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद ऐसा लगता है कि यह इसी बिंदु से आ रही है। तो इस बिंदु का नाम लोगों ने क्या रख दिया? फोकस रख दिया और इसको कैपिटल F से निरूपित किया। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि फोकस आपके समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। अब देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो ध्रुव और फोकस के बीच की न्यूनतम दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की सबसे कम दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र यह दर्पण से बाईं ओर है, और उत्तल दर्पण में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र
दर्पण से दाईं ओर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।